हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर निरंतर बने हुए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई पर यूं ही निरंतर बने रहिए, पढ़ाई को और ज्यादा जोर दिलाते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ अपने मनोविज्ञान कक्षा 11 का जो अपना चैप्टर चल रहा है अधिगम, उसका पार्ट थर्ड। फ्रेंड्स, इससे पहले अपन इसके 2 पार्ट और पढ़ चुके हैं, ये उसी का थर्ड पार्ट है, जिसमें आज अपन पढ़ने वाले अपने वाचिक अधिगम के बारे में कि वाचिक अधिगम क्या होता है। फ्रेंड्स, इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं अधिगम क्या होता है, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम के सोपान, अनुबंधन सिद्धांत और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसी का थर्ड पार्ट है, जिसमें अपन आज पढ़ने वाले हैं वाचिक अधिगम को, जिसको अपन इंग्लिश में कहें तो वर्बल लर्निंग कहते हैं। इसमें क्या है तो देखिए, चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं फटाफट, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए देखिए, अपने सामने है वाचिक अधिगम, जिसको अपन कहते हैं वर्बल लर्निंग। ये क्या होता है तो देखिए, वाचिक अधिगम अनुबंधन से भिन्न है और यह अधिगम मनुष्यों तक ही सीमित है। आप जानते हैं कि मनुष्य विभिन्न वस्तुओं, घटनाओं तथा इन सबके लक्षणों के बारे में मुख्यतः शब्दों के माध्यम से ही ज्ञान अर्जित करते हैं। एक शब्द का दूसरे शब्द से साहचर्य बन जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में इस तरह से सीखने की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए कई विधियों का विकास किया है। प्रत्येक विधि का किसी न किसी तरह से शाब्दिक सामग्री के अधिगम से जुड़े विशिष्ट प्रश्नों की खोज के लिए उपयोग किया जाता है। वाचिक अधिगम की प्रक्रिया के अध्ययन में मनोवैज्ञानिक कई तरह की सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जैसे निरर्थक शब्दांश, परिचित शब्द, अपरिचित शब्द, वाक्य तथा अनुच्छेद। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको बताया गया है जो वाचिक अधिगम होता है ना, वो केवल मनुष्यों में ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अपने मनुष्य में ही अकेली ऐसी शक्ति है जिसमें वो भाषा का प्रयोग कर सकता है। बाकी जो अपने पशु पक्षी जीव जंतु हैं, उनमें तो बोलने की कोई शक्ति होती नहीं है, वो बोल नहीं सकते, वो सिर्फ संकेतों के माध्यम से ही अपनी बात समझते हैं। तो जो अपना मनुष्य है, उसमें ही एकमात्र ऐसा प्राणी है मनुष्य, जिसमें वाचिक अधिगम या वर्बल लर्निंग पाया जाता है। इसमें क्या करता है, वो शब्दों के माध्यम से अपनी बात जो है वो कहता है, समझता है। तो अपने शब्दों के माध्यम से किसी ज्ञान को अर्जित करने को कहते हैं वाचिक अधिगम या वर्बल लर्निंग। इसके लिए वो कई तरह के प्रयास करता है। मनोवैज्ञानिकों ने भी प्रयोगशाला में इसके लिए कई तरह की विधियों का बारे में बताया है, कौन कौन सी शाब्दिक सामग्री इसमें इस्तेमाल की जाती है अधिगम के लिए। तो ये इसमें बताया गया है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। जैसे फ्रेंड्स, इसमें मनोवैज्ञानिक कई तरह की चीज़ों की सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जैसे वो निरर्थक शब्द भी यूज़ करते हैं, परिचित शब्द भी यूज़ करते हैं, अपरिचित शब्द भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा वाक्य तथा अनुच्छेद, इन सब का सम्मिलन करके ही कोई ज्ञान को अर्जित किया जाता है वाचिक अधिगम में। तो देखिए, अब इसमें आपको आगे दिखाया गया वाचिक अधिगम के अध्ययन में प्रयुक्त विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं जो वाचिक अधिगम में प्रयुक्त की जाती हैं तो देखिए, पहली विधि है युग्मित सहचर अधिगम। यह क्या है तो यह विधि उद्दीपक उद्दीपक अनुबंधन और उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम के समान है। देखिए, इसमें क्या होता है, इस विधि का उपयोग मातृभाषा के शब्दों के किसी विदेशी भाषा के पर्याय सीखने में किया जाता है। जो आपकी मातृभाषा है, उसके जो शब्द हैं, उनमें जो विदेशी भाषा है उसके कौन से शब्द उसका पर्याय है, उनको सीखने के लिए कौन सी विधि यूज की जाती है तो उनको सीखने के लिए की जाती है युग्मित सहचर अधिगम विधि। युग्मित सहचर अधिगम विधि मातृभाषा के शब्दों का किसी विदेशी भाषा के पर्याय सीखने में इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए कि पहले युग्मित सहचरों की एक सूची बनाई जाती है। जैसे अपने 6.3 टेबल को देख लीजिए, इसमें क्या बताया गया, इसमें युग्मों के सहचरों की एक तालिका बनाई गई है। इसमें क्या होता है कि युग्मों के पहले शब्द का उपयोग उद्दीपक के रूप में किया जाता है। जो ये पहले शब्द है, इनका उपयोग किसके रूप में किया जा रहा है, इनका उपयोग उद्दीपक के रूप में किया जा रहा है। और जो दूसरे शब्द है, उनका उपयोग किसमें किया जा रहा है, उनका उपयोग अनुक्रिया के रूप में किया जा रहा है। तो प्रत्येक युग्म के शब्द एक ही भाषा से भी हो सकते हैं या फिर इनकी भाषाएं अलग अलग भी हो सकती हैं। आगे देखिए कि युग्मों के पहले शब्द, जो अपने उद्दीपक शब्द हैं, ये युग्मों के पहले शब्द हैं, ये निरर्थक शब्दांश है, इनका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। इस तरीके से इनको व्यंजन स्वर व्यंजन व्यंजन स्वर व्यंजन के तरीके से इनको अरेंज कर रखा है, जो कि निरर्थक शब्दांश है, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। और जो दूसरे शब्द हैं, ये इसकी अंग्रेजी संज्ञाएं हैं। जो अपने जो अनुक्रिया शब्द हैं दूसरे, ये इनकी क्या है, अंग्रेजी संज्ञाएं हैं। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं कि इसमें अधिगम करता हो पहले दोनों उद्दीपक और अनुक्रिया युग्मों को एक साथ दिखाया जाता है। उसके बाद में क्या करेंगे कि उसके बाद में जो प्रत्येक शब्द है ना, प्रत्येक उद्दीपक शब्द को प्रस्तुत करने के बाद पुनः स्मरण करने के निर्देश दिए जाते हैं। आपको एक बार तो दोनों को युग्म को साथ में दिखा दिया जाएगा, फिर आपको कहा जाएगा कि प्रत्येक जो उद्दीपक है ना, उसकी जो अनुक्रिया शब्द है उसको आप रिकॉल कीजिए, पुनः स्मरण में लाइए कि वो किसके साथ कौन सा शब्द लगा था। इसके बाद सीखने का प्रयास शुरू होता है। तो यहाँ से क्या होता है, सीखने का प्रयास शुरू हो जाता है कि एक एक करके उद्दीपक शब्द दिखाए जाते हैं और प्रतिभागी सही अनुक्रिया शब्द देने का प्रयास करता है। उसके बाद एक एक करके जो आपके उद्दीपक
शब्द हैं वो दिखाए जाते हैं और फिर जो प्रतिभागी है वो क्या करता है, उसका सही जो अनुक्रिया शब्द होता है वो बताने की कोशिश करता है। अगर वो असफल हो जाता है तो उसको बाद में उस उद्दीपक का अनुक्रिया शब्द दिखाया जाता है। पहले प्रयास में सारे उद्दीपक शब्द दिखाए जाते हैं। प्रयासों का यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि प्रतिभागी सारे अनुक्रिया शब्दों को बिना किसी त्रुटि के नहीं बता देता है। इस मानदंड तक पहुंचने के लिए प्रयासों की कुल संख्या युग्मित सहचर अधिगम की मानक बन जाती है। जितने प्रयास लेकर वो इस कुल संख्या को ज्ञात कर पाया है, ये सारी जो उसकी संख्याएं उसके प्रयास की, वो उसके जो युग्मित सहचर अधिगम है उसका मापक बन जाती है। अब सेकंड है आपका क्रमिक अधिगम। क्रमिक अधिगम क्या होता है, तो देखिए वाचिक अधिगम की इस विधि का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि प्रतिभागी किसी शाब्दिक एकांशों की सूची को किस तरह सीखता है और सीखने में कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। जो अपन ने देखा था युग्मित सहचर अधिगम, ये तो अपन ने किया था मातृभाषा के शब्दों किसी विदेशी भाषा के शब्द के प्राय के रूप में जानने के लिए अपन ने इसको युग्मित सहचर अधिगम को अपनाया था। सेकंड अपना क्रमिक अधिगम, इसको अपन क्यों अपनाते हैं, इसको प्रतिभागी किसी शाब्दिक एकांशों को किस तरीके से याद करके सीखता है और उस सीखने में उसको कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कौन कौन सी प्रक्रिया उसमें शामिल करनी पड़ती है, उसके लिए अपने को करना है क्रमिक अधिगम। इसमें कोई प्रतिभागी हो किसी शाब्दिक एकांशों की सूची को किस तरह से सीखता है और उनको कौन सी प्रक्रियाएं उसके सीखने में शामिल होती है उसके बारे में पता किया जाता है। जैसे सबसे पहले शब्दों की एक सूची तैयार कर ली जाती है। सूची में निरर्थक शब्दांश, अधिक परिचित शब्द, कम परिचित शब्द, आपस में संबंधित शब्द आदि हो सकते हैं। प्रतिभागी को सारी सूची प्रस्तुत की जाती है और उसको निर्देश दिया जाता है कि वह एकांशों को उसी क्रम में बताए जिस क्रम में वे सूची में है। देखिए पहले प्रयास में सूची का सबसे पहला एकांश दिखाया जाता है और प्रतिभागी को दूसरा एकांश बताना होता है। यदि वह निर्धारित समय में बताने में असफल रहता है तो प्रयोगकर्ता उसे दूसरा एकांश प्रस्तुत करता है। अब यह एकांश उद्दीपक बन जाता है और प्रतिभागी को तीसरा एकांश यानी अनुक्रिया शब्द बताना होता है। अगर वह असफल होता है तो प्रयोगकर्ता उसे सही एकांश बता देता है तो चौथे एकांश के लिए उद्दीपक बन जाता है। इस विधि को क्रमिक पूर्वाभास विधि, सीरियल एंटिसिपेशन मेथड कहा जाता है। अधिगम के प्रयास तब तक चलते रहते हैं जब तक कि प्रतिभागी सभी एकांशों का सही सही क्रमिक पूर्वाभास ना कर ले। ओके, देखिए इसमें क्या होता है कि पहले आपको एक शब्द दिखा दिया जाता है, उद्दीपक दिखा दिया जाता है, उसके बाद में उसकी एक अनुक्रिया शब्द दिखा दिया जाता है। फिर आप अगर उसको सही से पहचान लेते हैं तो ठीक है, अगर आप उसमें असफल हो जाते हैं, उसको नहीं आप उसकी अनुक्रिया सही से पहचान पाते हैं तो आपका जो पहला शब्द है वो आपको बताया जाएगा और वो ही शब्द आपके दूसरे के लिए क्या होगा, आपका उद्दीपक का कार्य करेगा। जब आप दूसरे की भी अनुक्रिया बता देंगे तो आपको तीसरा शब्द दिखाया जाएगा, तीसरा शब्द भी आप बता देंगे तो फिर आपको चौथा दिखाया जाएगा। ऐसे क्रम से आपको एक के बाद एक उद्दीपक अनुक्रिया दिखाई जाएंगी। आप जब तक उनको सही से क्रम से बताते जाएंगे तब तक वो आपका क्रम चलता रहेगा। तो इस चीज को अपन कहते हैं, इस विधि को क्रमिक पूर्वाभास विधि भी अपन इसको कहते हैं कि सीरियल से कोई चीज चलती है ना तो उसको अपन कहते हैं क्रमिक पूर्वाभास विधि या सीरियल एंटिसिपेशन मेथड। ओके, तीसरा अपने सामने मुक्त पुनः स्मरण, ये क्या होता है, तो देखिए इस विधि में प्रतिभागियों को शब्दों की एक सूची प्रस्तुत की जाती है जिसे वे पढ़ते हैं और बोलते हैं। प्रत्येक शब्द एक निश्चित समय तक ही दिखाया जाता है। इसके बाद प्रतिभागियों को शब्दों को किसी भी क्रम में पुनः स्मरण करने के निर्देश दिए जाते हैं। सूची में शब्द आपस में संबंधित या असंबंधित हो सकते हैं। सूची में 10 से ज्यादा शब्द शामिल किए जाते हैं। शब्दों के प्रस्तुतिकरण का क्रम एक प्रयास से दूसरे प्रयास में भिन्न होता है। इस विधि का उपयोग ये जानने के लिए किया जाता है कि प्रतिभागी शब्दों को स्मृति में संचित करने के लिए किस तरह से संगठित करता है। अध्ययनों से यह पता चलता है कि सूची के आरंभ और अंत में स्थित शब्दों का पुनः स्मरण सूची के बीच में स्थित शब्दों की तुलना में अधिक सरल होता है। देखिए इसमें आपको मुक्त पुनः स्मरण विधि में आपको क्या पता करते हैं, इसमें आपको फ्री छोड़ दिया जाता है। आपको शब्दों की एक सूची दी जाती है जो आप बोलते हैं या लिखते हैं तो उसको आपको शब्दों की एक सूची दी जाएगी, लेकिन आपको इसमें फ्री छोड़ दिया जाएगा। कोई आपको क्रम या इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप जैसा एज इट इज़ आपको दिया गया आप उसको वैसे याद रखें। इसमें सिर्फ इस चीज़ का पता किया जाता है कि आप कोई शब्दों की सूचना आपको दी जाती है तो उस सूचना को आप किस प्रकार से संगठित करते हैं अपने माइंड में, उस चीज़ का पता करने के लिए अपने को मुक्त पुनः स्मरण विधि अपनाई जाती है। इसमें जो आपकी सूची होती है उसमें जो शब्द होते हैं उनकी संख्या 10 होती है। आप उस चीज़ को किस तरीके से संगठित कर रहे हैं, कौन कौन सी विधियाँ इसमें यूज़ में ले रहे हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स यूज़ में ले रहे हैं, उसी चीज़ का पता लगाने के लिए मुक्त पुनः स्मरण विधि का उपयोग किया जाता है। और इसमें देखा गया है कि जो आप पहले के जो स्टार्टिंग के जो शब्द है ना वो और लास्ट के जो शब्द होते हैं ना उनको कोई भी प्रतिभागी है वो आसानी से क्रम से याद रख पाता है बजाय बीच के शब्दों के। तो पहले के और
आखिरी के शब्द होते हैं वो किसी भी प्रतिभागी को ज्यादा जल्दी याद होते हैं, ज्यादा समय तक याद रहते हैं बजाय बीच के शब्दों के। ओके, ये इसमें बताया गया है। आगे है आपका वाचिक अधिगम के निर्धारक। अब जो आपका वर्बल लर्निंग है उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, वाचिक अधिगम की अत्यंत व्यापक स्तर पर प्रायोगिक जांच पड़ताल की गई है। इन अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि वाचिक अधिगम की प्रक्रिया को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इन निर्धारकों में सबसे महत्वपूर्ण वे हैं जो सीखी जाने वाली सामग्री की विभिन्न विशेषताओं से संबंधित हैं। सूची की लंबाई तथा सामग्री की अर्थपूर्णता इनमें प्रमुख है। सामग्री की अर्थपूर्णता का मापन कई विधियों से किया जा सकता है। एक निश्चित समय में प्राप्त साचरियों की संख्या, सामग्री की जानकारी और उपयोगों की आवृत्ति, सूची के शब्दों के बीच संबंध तथा पहले आए शब्दों पर सूची के प्रत्येक शब्द की क्रमिक निर्भरता का उपयोग अर्थपूर्णता के मापन के लिए किया जाता है। निरर्थक शब्दांशों की सूची साचरियों के भिन्न भिन्न स्तरों के साथ उपलब्ध है। निरर्थक शब्दांशों का चयन एक से साचर्य मूल्यों वाली सूची से करना चाहिए। इस संबंध में किए गए शोध अध्ययनों के आधार पर अधोलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं। शब्दों की सूची जितनी लंबी होगी, कम साचर्य मूल्य वाले शब्द जितने ज्यादा होंगे या शब्दों के बीच संबंध का अभाव जितना ज्यादा होगा, सूची के अधिगम में उतना ही अधिक समय लगेगा। जितना अधिक समय सूची को याद करने में लगेगा, अधिगम उतना ही शक्तिशाली होगा। मुझे लगता है यहाँ तक आराम से आपको समझ में आ गया। कुछ समझाने लायक इसमें बात है नहीं, बहुत ही जनरल सी बातें हैं कि जितना टाइम आप किसी चीज़ को याद करने में लेते हो, उतना ही आपका जो वो अधिगम है उसका वो स्ट्रॉन्ग होता है। नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो देखिए, इसमें इस परिप्रेक्ष्य में मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि संपूर्ण काल नियम काम करता है। मतलब काल नियम यानी जितना टाइम दोगे उतना ज़्यादा अधिगम स्ट्रॉन्ग होगा, जितना कम टाइम दोगे उतना ज़्यादा अधिगम वीक होगा। तो ये संपूर्ण काल नियम इसी को कहते हैं कि जितना आपका समय लगेगा उतना आपका अधिगम होगा। इस नियम के अनुसार किसी सामग्री की निश्चित मात्रा को सीखने के लिए एक निश्चित समयावधि आवश्यक होती है। इस नियम के अनुसार यही आपको बताया गया है, कोई भी सामग्री आप सीखते हैं उसके सीखने के लिए एक निश्चित समयावधि आवश्यक होती है। इस अवधि को चाहे जितने प्रयासों में विभक्त कर लिया जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप उसको चाहे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इस समयावधि को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक जो प्रॉपर जो टाइम होता है किसी सामग्री को सीखने के लिए, वो हर एक चीज में आवश्यक है। अधिगम में जितना समय लगता है, अधिगम उतना ही प्रभावी होता है। जितना आपका अधिगम में समय लगेगा, आपका अधिगम उतना ही प्रभावी होगा। ये था आपका काल नियम। आगे देखिए, आगे है कि यदि सूची को कोई प्रतिभागी क्रमिक अधिगम विधि से न सीखकर मुक्त पुनः विधि से सीखे, तो वाचिक अधिगम संगठनात्मक हो जाता है। आपको बताया गया कि क्रमिक अधिगम सीखने की बजाय आप अगर मुक्त पुनः स्मरण की विधि से अगर कोई चीज सीखते हैं तो वो ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा संगठनात्मक होता है। इसका अर्थ है कि मुक्त पुनः स्मरण विधि से सीखते समय प्रतिभागी शब्दों का पुनः स्मरण उस क्रम में नहीं करता जिस क्रम में वे प्रस्तुत किए गए होते हैं, बल्कि वह शब्दों को एक नए क्रम में पुनः स्मरण करता है। सर्वप्रथम बोसफील्ड ने इसे प्रायोगिक रीति से प्रदर्शित किया। उन्होंने 60 शब्दों की एक सूची का निर्माण किया, जिसमें 15-15 शब्द 4 अलग अलग वर्गों से लिए गए थे। ये 4 वर्ग थे नाम, पशु, पेशा तथा सब्जी। देखिए, सबसे पहले जो मुक्त पुनः स्मरण विधि था उसका किसने प्रयोग किया था? उसका किया था प्रयोग बोसफील्ड में। किसने किया था? बोसफील्ड ने। इन्होंने 60 शब्दों की एक सूची बनाई थी, जिसमें इन्होंने 15-15 शब्दों को 4 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया था। जिसमें एक ग्रुप में तो 15 नाम थे, एक में 15 पशुओं के नाम थे, एक में 15 पेशा के नाम थे, एक में 15 सब्जियों के नाम थे। इन शब्दों को प्रतिभागियों के सम्मुख एक एक करके यादृच्छिक क्रम से प्रस्तुत किया गया। इसके बाद प्रतिभागियों को सभी शब्दों का मुक्त पुनः स्मरण करने के लिए कहा गया। तथापि उन्होंने प्रत्येक वर्ग के शब्दों को एक एक पुनः स्मरण किया। उन्होंने इस प्रक्रिया को वर्ग गुच्छन या कैटेगरी क्लस्टरिंग कहा। देखिए, इसमें बोसफील्ड ने क्या किया था, आपने 4 वर्ग में बांट दिया था 15-15 नामों को। तो 4 वर्गों में बांट दिया, फिर इनको जो प्रतिभागी थे उनके सामने पेश किया गया, उनको दिया गया कि आप इन चीज़ों को अपने हिसाब से याद कीजिए। एक एक मतलब जो यादृच्छिक क्रम उनको दिया गया, किसी को मतलब 15 पशुओं के नाम दे दिए गए, किसी को मतलब 15 सब्जियों के नाम दे दिए गए। तो ऐसे उनको ग्रुप में बांट दिया गया कि आप इनको ऐसे याद कीजिए, वर्ग के हिसाब से उनको दे दिया गया। फिर उनको कहा गया कि आप इन शब्दों को अपने माइंड में रखिए, पुनः स्मरण कीजिए कि आपने क्या देखा। तो इस तरीके से यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि प्रतिभागियों को शब्दों का प्रस्तुतिकरण तो यादृच्छिक क्रम में किया गया था, परंतु प्रतिभागियों ने उन शब्दों को पुनः स्मरण में वर्गानुसार संगठित किया। मतलब उनको जब खंडों में, वर्गों में उनको डिवाइड करके दिया गया, तो जिस प्रकार से उनको दिया गया था, बच्चों ने उनको एज इट इज उसी क्रम में उनको याद रख लिया। क्योंकि सामग्री को टुकड़ों में बांट दिया गया, तो वो बच्चों को आराम से उनके दिमाग में संगठित रह गई। अगर उनको एक साथ दिया जाता, क्रमशः दिया जाता, तो वो उसको याद नहीं कर पाते। तो इसमें देखा
गया कि किसी चीज़ को अगर आपने वर्गों में बांट दिया है तो उसको आप उसी तरीके से क्रम में याद रख सकते हैं, उसी तरीके से उसको संगठित कर सकते हैं। इस प्रयोग में वर्ग गुच्छन की क्रिया सूची के शब्दों के स्वरूप के कारण हुई। यह भी दर्शाया गया है कि मुक्त पुनः स्मरण को हमेशा व्यक्तिनिष्ठता से संगठित किया जाता है। व्यक्तिनिष्ठ संगठन दर्शाता है कि प्रतिभागी शब्दों या एकांशों को अपने अपने तरीके से संगठित और तदनुसार उसका पुनः स्मरण करते हैं। अब देखिए, इसको अपने व्यक्तिनिष्ठ भी कहा जा सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो होता है वो अपने हिसाब से अपनी जो सूचना होती है उसको अपने माइंड में संगठित करता है और उसको याद करता है। तो देखिए, वाचिक अधिगम प्रायः साभिप्राय होता है, पर लोग शब्दों की कुछ विशेषताओं को अनजाने में या अनायास ही सीख लेते हैं। वैसे तो देखिए, ये किसी न किसी अभिप्राय के थ्रू ही होता है जो अपन वाचिक अधिगम करते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपन अनजाने में ही सीख लेते हैं। इस प्रकार के अधिगम में प्रतिभागी उन विशेषताओं को देखते हैं जैसे दो या अधिक शब्दों की तुक मिलती है, एक जैसे अक्षरों से शुरू होते हैं, स्वर एक समान है आदि। इस तरह वाचिक अधिगम साभिप्राय तथा प्रासंगिक दोनों तरह का होता है। कोई चीज़ें तो अपन अनायास ही सीख लेते हैं, कोई चीज़ों में अपने को सीखने की जरूरत पड़ती है तो अपन उसका तुक बैठाते हैं कि कैसे ये चीज़ सीखी जाए। तो अपन देखेंगे कि कोई दो शब्द होते हैं, उनमें कोई तुक मिलता है तो अपन उसको सीख जाते हैं। फिर अपन देखेंगे कि अगर तुक नहीं मिलता तो उनके पहले के जो अक्षर हैं दोनों के शुरू के एक जैसे हैं तो अपन उनको मतलब याद रख सकते हैं। या फिर अपन क्या करते हैं, बोलने में वो एक समान स्वर की उत्पत्ति कर रहे हैं तो अपन उनको याद रख सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को अपन प्रासंगिक तौर पर याद करते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने को अपने आप ही याद हो जाते हैं। तो जो अपना वाचिक अधिगम है वो अपने साभिप्राय भी है तथा प्रासंगिक भी है, दोनों ही है। ये अपने को इसमें बताया गया था। ये यहाँ पर अपना वाचिक अधिगम खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ अपन इतना ही पढ़ेंगे वाचिक अधिगम। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें अपन पढ़ेंगे अपना संप्रत्यय अधिगम। एक वीडियो में आपको सारे अधिगम पढ़ाकर आपका माइंड में सब कुछ मिक्स मैच नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। एक एक जो इसमें अधिगम बताया गया है वो अच्छे से आपको घोल कर पी जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, यहीं से आपके क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। बिल्कुल भी आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको एक एक चीज़ माइंड में बनी रहे, इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रही हूँ। एक एक जो अधिगम है वो एक एक वीडियो में आपको पढ़ा रही हूँ। फ्रेंड्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके पार्ट्स कितने बन रहे हैं, फ़र्क पड़ता है कि आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना अधिगम। इससे 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए आपको ये पूरा चैप्टर है वो अच्छे से आपको याद में रहना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज अपन ने पढ़ लिया है पूरा वाचिक अधिगम। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे संप्रत्यय अधिगम। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।